गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब? मस्त और स्वस्थ। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं मयंक सर क्रैश कोर्स के अपने इस लेक्चर में आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट आज अपन कर रहे हैं। तो इससे पहले बच्चों अपन ने जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर था उसको 2 लेक्चर में अपन ने कंप्लीट किया था, कवर किया था। आज वैसे ही बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, जैसे मैं बोल भी रहा था, एक तो बायोमोलिक्यूल बच्चों, एक मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और एक अपना जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसके अपन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको पहले डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज सीक्वेंस में आज अपन बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं एक बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर जो अपने 11th NCERT का 9th चैप्टर है। और इस चैप्टर से बच्चों अगर पिछले 4-5 साल के अपन प्रीवियस एग्जाम वाले पेपर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो अपने को पता चलेगा कि 2 से 3 क्वेश्चन ये वाला चैप्टर कवर कर रहा है। हालांकि बायोमोलिक्यूल का बच्चों कुछ पार्ट है वो मोल बायो से भी कनेक्टेड है, तो उसको तो अपन अलग से सेपरेटली स्टडी करेंगे। बायोमोलिक्यूल में अपन मेनली बच्चों डिस्कस करते हैं ये जो अपना सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है या कार्बनिक कंपाउंड ऑफ लिविंग सेल और टिश्यू, वो सारे बच्चों बायोमोलिक्यूल अपन उसी में इंक्लूड करेंगे, जिसमें आप प्रोटीन के बारे में डिस्कस करोगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे, लिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लिक एसिड आएगा और फाइनली इस चैप्टर के लास्ट में बच्चों एंजाइम के बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। तो जनरली एक क्वेश्चन तो बच्चों एंजाइम से आ जाता है और 2 क्वेश्चन प्रोटीन, फैट, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से कवर होते हैं। तो इस चैप्टर से अगर अपन डिटेल में बात करें तो 3 क्वेश्चन अपने को इस चैप्टर से इन जनरली मिल जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है DNA RNA वाला पोर्शन वो अपन कहाँ मोल बायो में उसके बारे में वहाँ वो डिटेल में स्टडी उसकी कर लेते हैं। तो आज बच्चों अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये वाला जो चैप्टर जिसको अपन बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। तो बायोमोलिक्यूल में बच्चों करें फिर स्टार्ट। तो बायोमोलिक्यूल जिसको अपन जैव अणु वाला वर्ड यूज करते हैं अपन बायोमोलिक्यूल के लिए। और जैसा कि मैं बता रहा था कि नीट में इस चैप्टर से बच्चों कितने 2 से 3 क्वेश्चन ये वाला चैप्टर अपना कवर कर लेता है, जैव अणु। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों जो बायोमोलिक्यूल है देखिए एक्चुअल में है क्या। तो एक सिंपल सी अपन डेफिनेशन में ले लेते हैं कि कार्बनिक कंपाउंड ऑफ लिविंग सेल और टिश्यू। क्या बोला बच्चों? ऑल कार्बनिक कंपाउंड ऑफ लिविंग सेल और टिश्यू, जो जीवित कोशिका और उत्तक में बच्चों कार्बन कंपाउंड जो भी होते हैं, कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होते हैं, उनके लिए अपन क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? बायोमोलिक्यूल। तो ऑल कार्बन कंपाउंड ऑफ लिविंग सेल और टिश्यू, उनके लिए क्या वर्ड आ गया? बायोमोलिक्यूल आ गया। बायोमोलिक्यूल कौन कौन से बच्चों उसको समझने से पहले अपन एक छोटा सा वर्ड बोर्ड पे लिखते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। थोड़ा सा इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि है क्या। तो प्रोटोप्लाज्म बच्चों बहुत बार अपन ने इस वर्ड को सुना हुआ है। अब देखिए एक्चुअल में प्रोटोप्लाज्म का मीन, प्रोटोप्लाज्म सीधा सा बताऊं तो बच्चों जो अपनी सेल है, सेल में अपन ने ये बता दिया न्यूक्लियस, ठीक है। सेल न्यूक्लियस के अलावा जो भी है वो साइटोसोल और साइटोप्लाज्म आ गया। इसी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल आ गए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ER, गोल्जी बॉडी, वो सब बच्चों साइटोप्लाज्म में। ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में अपन क्या बात करते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसमें क्रोमोसोम, DNA वो सब आ गए। इसको बच्चों कंबाइनली न्यूक्लियस विद साइटोप्लाज्म, इसके लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो बच्चों? प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर पूरा जो कंपोनेंट है उसके लिए अपन प्रोटोप्लाज्म वर्ड यूज करते हैं ना। तो अगर इसमें से अपन न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म को हटा दें तो बच्चों को क्या रह गया? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। और ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, बेसिस ऑफ लाइफ, बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ भी इसको बोल सकते हैं अपन, प्रोटोप्लाज्म। और एक अगर वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना अगर अपन बात करते हैं ना बच्चों, तब उसको प्रोटोप्लास्ट बोल देते हैं। प्रोटोप्लास्ट वर्ड वो आता है। तो यहां अपन प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो एक आध साइंटिस्ट भी बच्चों याद रख सकते हो फटाफट में, जैसे प्रोटोप्लाज्म जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय डुजार्डिन एक साइंटिस्ट है, और इन्होंने ही डुजार्डिन ने ही बच्चों प्रोटोप्लाज्म के लिए एक वर्ड दिया था सार्कोड।
प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा? सार्कोड कहा। किसने? डुजार्डिन ने। और प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है, प्रोटोप्लाज्म टर्म देने वाले एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट परकिंजे, ये भी बहुत बार आते हैं। परकिंजे फाइबर भी पढ़ते हैं, परकिंजे सेल भी बच्चों अपन पढ़ते हैं। परकिंजे फाइबर आता है तो कहाँ? हार्ट के वेंट्रिकल में। और परकिंजे सेल की बात आती है तो बच्चों अपने ब्रेन के सेरिबेलम में, अनुमस्तिष्क में होती है। वही सेरिबेलम जिसका मेन फंक्शन बैलेंसिंग, संतुलन वाला। तो टर्म देने वाले साइंटिस्ट, प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया परकिंजे ने, और डुजार्डिन ने डिस्कवर किया, और डुजार्डिन ने बच्चों प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला? सार्कोड बोला। क्लियर? अब जो प्रोटोप्लाज्म है अपना, इसके लिए बच्चों बताते हैं कि प्रोटोप्लाज्म एक्चुअल में एक ट्रांसलूसेंट जेली लाइक कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है। ट्रांसलूसेंट जेली लाइक कॉलॉइडल सॉल्यूशन। देखो ट्रांसलूसेंट का मीन बच्चों इंग्लिश में याद रख लियो, जेली होती है ना, जेली लाइक मतलब न प्रॉपरली सॉलिड और लिक्विड वाली वो कंडीशन। तो ट्रांसलूसेंट का मीन ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिससे लाइट तो पास होती हो, लाइट रेज, प्रकाश की किरणें तो आर पार जा सकती है, लाइट पास हो सकती है, बट नॉट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होता, पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होता बच्चों। इसको सेमी ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं। तो ट्रांसलूसेंट का मीन ऐसा केमिकल जो लाइट रेज जिससे आर पार हो सकती है, लाइट रेज पास हो सकती है, बट वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी नहीं होता, सेमी ट्रांसपेरेंट। और कैसा है? कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ये प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में ही अगर बात करें अपन, तो इसका बच्चों एक वो केमिकल कंपोजिशन जो अपनी एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन। तो सीधा सा पूछा हुआ इससे भी एक बार वाटर कंपोनेंट के बारे में, सीधा क्वेश्चन ही बच्चों। तो केमिकल कंपोजिशन में वाटर, देन प्रोटीन, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड आयंस। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसमें वाटर आ गया बच्चों, प्रोटीन की बात की, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड आयंस। और वाटर इसमें 70 to 90%, सबसे ज्यादा अपने को पता है पानी सेल में, बॉडी में। प्रोटीन की बात आए तो बच्चों 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2% और आयन 1%। दैट्स केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे ज्यादा की बात आए तो बच्चों कौन? वाटर। अब वाटर के रेफरेंस में 2-3 बातें आप याद रख लियो यहीं पे कि बच्चों जो पानी है, वाटर क्या? पानी मेजर सॉल्वेंट ऑफ बॉडी, मेजर और यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी इसको बोल देते हैं, सार्वत्रिक विलायक। या अपने शरीर का जो प्रमुख विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है, वो बच्चों क्या होगा? वाटर होगा। सॉल्वेंट तो समझते हो ना, घुलने वाला, और जो उसमें घुलेगा वो सोल्यूट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो मेजर और यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऑफ बॉडी कौन है? वाटर है। पानी की बच्चों जो स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है, वो ज्यादा है। और उसका एक बेनिफिट बॉडी को क्या होता है? पानी बच्चों एक तो देखो प्रोटेक्ट फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर गर्मी ज़्यादा है, एनवायरनमेंट में बच्चों टेम्परेचर ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, उस एक्स्ट्रा टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर से अपनी सेल और बॉडी को कौन बचाएगा? पानी बचाएगा, मॉइस्चर देता है। तो प्रोटेक्ट, पहला तो ये हो गया एडवर्स इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर।
तो तापमान का जो प्रतिकूल प्रभाव है, विपरीत प्रभाव है, उससे अपने को पानी बचाता है। दूसरा, ऑल्सो प्रिवेंट, सीधा सा बच्चों, पानी की कमी से क्या होता है? डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हो? निर्जलीकरण। तो बच्चों वाटर जो है ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण से अपने को बचाएगा। तो बॉडी का मेजर और यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है, जो अपने को टेम्परेचर, तापमान के विपरीत प्रभाव से बचाता है। उसके अलावा बच्चों डिहाइड्रेशन से भी बचाता है, उसको कम करता है, रोकता है। अब वाटर जो है, इसी में थोड़ा सा और बच्चों बता दें अपन कि पानी जो है वाटर इसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचयी क्रियाओं के लिए बच्चों आवश्यक है, या पानी की प्रेजेंस में मेटाबॉलिकली, सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है, उपापचयी रूप से सक्रिय हो जाती है। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों कि जिन सेल में, जिन ऑर्गन की सेल में पानी ज्यादा है वो मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव होती है, और जिन सेल में वाटर कम है वो कंपैरेटिवली लेस एक्टिव होती है। जैसे ब्रेन सेल और सीड। अब आपके ब्रेन की सेल में वाटर ज्यादा है, मोर देन 90% तक होता है, तो मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव। बीजों में, सीड में बच्चों वाटर 10 टू या लेस देन 10% होता है, तो वहां वो कंपैरेटिवली उनकी एक्टिविटी कम होती है। तो पानी मेटाबॉलिकली एक्टिविटी को बढ़ाता है, सेल की एक्टिविटी को बढ़ाता है। अब वाटर में ही, अब वाटर एब्जॉर्प्शन से एक हार्मोन बच्चों आता है, वो भी याद रख लो, वाटर रीएब्जॉर्बिंग हार्मोन। कौन सा आपको पता है? ADH। पूछा जा सकता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसी का दूसरा नाम बच्चों वैसोप्रेसिन। ध्यान आया? तो वाटर को रीएब्जॉर्ब करने वाला, नेफ्रॉन से रीएब्जॉर्ब करने वाला ADH और वैसोप्रेसिन, जिसका सोर्स, ये हार्मोन कहां सिंथेसाइज होता है? तो यहां थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। ADH का सोर्स है बच्चों कौन? हाइपोथैलेमस, वहां सिंथेसाइज होगा। फिर वहां से कहां आएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस। बट सिंथेसाइज बनता कहां है? हाइपोथैलेमस में। और ये जितने भी अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं बच्चों, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे सलाइवा में एमाइलेज आ गया, सलाइवरी एमाइलेज, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस आ गया, पैंक्रेटिक जूस आ गया, ये सारे जो एंजाइम है डाइजेस्टिव, वो हाइड्रोलाइटिक होते हैं बच्चों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये सारे डाइजेस्टिव जूस के एंजाइम पानी की प्रेजेंस में एक्टिव होते हैं। तो ध्यान होगा आपको, जैसे सलाइवा है तो सलाइवा में बच्चों 99% के लगभग पानी होता है, गैस्ट्रिक जूस में भी, इन सब में मोर देन 90% वाटर ही होता है। तो ये सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम वाटर की प्रेजेंस में ही एक्टिव होते हैं। इसीलिए इनको बच्चों एंजाइम की कौन सी क्लास में रखते हैं? हाइड्रोलेजेज। वो सारे एंजाइम क्या होते हैं? हाइड्रोलेजेज। तो हाइड्रोलाइटिक है वो, वाटर की प्रेजेंस। क्लियर? तो वाटर, इसके बारे में ऐसे ही थोड़ा ध्यान रख लेना आप। मेजर सॉल्वेंट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऑफ बच्चों क्या रहता है? ये बॉडी। तो ये प्रोटोप्लाज्मिक का केमिकल कंपोजिशन, प्रोटोप्लाज्म का। उसके अलावा बच्चों प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट, कुछ मेन अपन एलिमेंट्स के बारे में बता देते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स, जीवद्रव्य के तत्व या घटक की कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स बच्चों होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट की दो कैटेगरी है। एक तो बच्चों इसमें यूनिवर्सल एलिमेंट, सार्वत्रिक, एक ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस का मतलब जिसकी अमाउंट कम होती है, सूक्ष्म मात्रिक, कम मात्रा में वो ट्रेस होते हैं। यूनिवर्सल ज्यादा और मेजर ही होते हैं। अब इसमें बच्चों दो कैटेगरी है। एक तो इसमें आ गए मेजर एलिमेंट, एक आ गए माइनर एलिमेंट। मेजर में तो बच्चों 4 कंसीडर करते हैं, यूनिवर्सल ही होते हैं, और माइनर में अपन 9। तो टोटल जो यूनिवर्सल है वो 13 प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। मतलब प्रोटोप्लाज्म में लगभग 34 एलिमेंट्स की बच्चों बात आती है। कुछ मेन अपन आपको बता देते हैं जो अपने डिफरेंट सिस्टम में भी यूज किए जाते हैं, ह्यूमन फिजियो में भी जिनका रोल है। तो यूनिवर्सल 13, मेजर भी इनको बोल देते हैं कि बात है। ट्रेस का मतलब जिसकी अमाउंट नॉर्मल से क्या हो या कम मात्रा में होते हैं, वो ट्रेस एलिमेंट होते हैं। अब इन 13 में बच्चों मेजर में, जैसे ये मेजर का ही पार्ट है, वैसे तो यूनिवर्सल इसको भी बोल सकते हैं। ये तो हो गए बिग 4 एलिमेंट,
बिग फोर, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इनको तो बच्चों कंसीडर क्या कर लेते हैं, बिग फोर एलिमेंट, ज्यादा अमाउंट में जो होते हैं बिग फोर। रिमेनिंग जो 9 है वो इनके कंपेयर कम होते हैं। अब ये 9 है ना बच्चों, ये देखियो कौन कौन से, सारे वही वैसे तो, बस इनके मेन कुछ रोल अपन बता देते हैं। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, आयरन, सल्फर, कितने हो गए, एक मैग्नीशियम भी। ये लो बच्चों, ये 9 माइनर में, सारे ध्यान में अपने को। अब जो कुछ इनके मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वही अपन कंसीडर कर लें। जैसे सोडियम बच्चों मोस्ट एबंडेंट कैटायन ऑफ ECF। यहां से कई बार पूछा जा सकता है, ECF ICF समझ गए, सेल के अंदर वाला तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ICF है। इसके बाहर, सेल के बाहर बच्चों जो होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाह्य कोशिकीय द्रव्य। तो जो ECF है इसमें सबसे ज्यादा धनायन, मोस्ट एबंडेंट कैटायन, धनायन कौन सा होगा, सोडियम। तो सबसे ज्यादा ECF में सोडियम होता है। अगर मैं ICF की बात करूं बच्चों, सेल के अंदर, ये नर्वस सिस्टम में भी आता है, तो एबंडेंट कैटायन ऑफ ICF, सेल के अंदर ज्यादा कौन होगा, पोटेशियम होगा, बट सेल के बाहर सोडियम होता है। क्लियर। और सोडियम पोटेशियम का वैसे रोल, मेन तो सोडियम की बात कर लो, इसका बच्चों इंपॉर्टेंट रोल कहां, इनका दोनों का ही इंपल्स कंडक्शन यूज होता है, आवेग संचरण में बच्चों बताते हैं अपन। ये लो, सोडियम पोटेशियम जब एक्सोन न्यूरॉन से इंपल्स ट्रांसपोर्ट कंडक्ट होते हैं तो वही सोडियम और पोटेशियम आयन ट्रांसफर होंगे, उसी से वो ग्रेडियंट क्रिएट होता है जिससे वो एक जगह से आगे तक क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। कंडक्शन में बच्चों रोल है सोडियम और पोटेशियम का, उसमें भी मेन रोल तो किसका रहता है, सोडियम का। क्लोराइड की बात आए तो क्लोराइड बच्चों मोस्ट एबंडेंट एनायन हो जाता है ECF का, ये ECF का मेन एनायन है। उसके अलावा एक एंजाइम में भी इसका रोल है, सलाइवरी एमाइलेज, याद रख लो, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आपका जो सलाइवा में बच्चों एमाइलेज है, लारी एमाइलेज, उसका भी कंपोनेंट कौन, क्लोराइड होता है, उसकी प्रेजेंस में वो एक्टिव होता है। और एक अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सारे सिस्टम से मैं कनेक्ट कर दूंगा। रेस्पिरेटरी में बच्चों जब CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहां एक वर्ड आता है क्लोराइड शिफ्ट, ध्यान आ रहा है क्या, क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फेनोमेनन। तो उसमें क्लोराइड आयन प्लाज्मा से कहां जाएंगे, RBC में। क्लियर। तो ऐसी कुछ चीजें। कैल्शियम, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट एबंडेंट कैटायन ऑफ बॉडी। ये देखियो, शरीर में सबसे ज्यादा, 3 चीजें आ गई बच्चों, बॉडी में सबसे ज्यादा कैटायन पूछे तब तो धनायन कैल्शियम है, ICF में सबसे ज्यादा पोटेशियम है, ECF की बात आए तो सोडियम है। और कैल्शियम के कई मेन फंक्शन आपको पता है, जिसमें एक तो अपन ध्यान रख लेंगे, ब्लड क्लोटिंग है बच्चों, ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का, कैल्शियम चाहिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों में जो संकुचन है उसके लिए कौन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड क्लोटिंग, फर्टिलाइजेशन में भी कैल्शियम हेल्पफुल होता है, और बोन्स को स्ट्रॉन्ग भी बच्चों कौन, कैल्शियम करता है। क्लियर। देन फॉस्फोरस, ये ATP न्यूक्लिक एसिड में आ गया। आयोडीन का ध्यान रख लेना, आयोडीन कंपोनेंट है एक हार्मोन का, कौन सा, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो थायराइड ग्लैंड में बनता है उसमें बच्चों क्या चाहिए, आयोडीन। इसीलिए आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज, गोइटर बोलते हैं अपन, घेंघा, नोट घोंघा, घेंघा, गोइटर, गलगंड भी बच्चों इसको कहा जाता है। आयरन, आयरन का आपको पता है, बोलो, आयरन बच्चों कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ध्यान है अपने को। इसके अलावा कुछ एंजाइम में भी आयरन का रोल रहता है, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इस पिगमेंट में भी कौन, आयरन। इसके अलावा कैटेलेज, कुछ एंजाइम में भी रोल है, जिसको सेकंड फास्टेस्ट एंजाइम भी कंसीडर कर देते हैं।
सल्फर कुछ प्रोटीन कंपोनेंट में प्रेजेंट होता है। तो ये बच्चों, और एक मैग्नीशियम का भी रख लियो, मैग्नीशियम जैसे काइनेज एंजाइम, एटीपीएज, मसल्स में बच्चों मायोसिन का जो एटीपीएज होता है उसमें भी कौन है, मैग्नीशियम। काइनेज में मैग्नीशियम, रूबिस्को ध्यान आपको, उसमें भी मैग्नीशियम तो सीधा सा जैसे ग्लाइकोलाइसिस की पहली स्टेप आती है बच्चों, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वहां एंजाइम कौन सा, हेक्सोकाइनेज, साथ में कौन, मैग्नीशियम। तो एटीपी से कनेक्टेड होते हैं ना काइनेज, वहां किसका रोल रहता है, मैग्नीशियम का। तो बस यही अपने अलग अलग सिस्टम से कनेक्टेड। तो ये माइनर इसके एलिमेंट्स। देन बच्चों अपन कुछ ट्रेस एलिमेंट की बता देता हूं मैं, सारे तो नहीं करने, कुछ जो जो यूज होते हैं वो आपको ध्यान रहे, बोटनी में भी कुछ यूज करते हैं अपन। ट्रेस एलिमेंट में जैसे इनकी अमाउंट कम होती है, कम अमाउंट में चाहिए, लाइक मैंने लिख दिया कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, निकल, जिंक, मैग्नीज, कुछ इंपॉर्टेंट यूज होने वाले, कई जगह पर ने इनको यूज किया भी है, कॉपर। ये लो तो बता ही देते हैं इनकी एंजाइम से, इस चैप्टर के लास्ट में जो एंजाइम पढ़ेंगे ना अपन बच्चों, वहां भी इनका रोल रहेगा, तो यही आप अच्छे से देख लियो। कोबाल्ट, अब देखो नाम ही, कोबाल्ट कंपोनेंट ऑफ एक विटामिन है, कौन सा, B12, इंपॉर्टेंट है बच्चों, विटामिन B12 जिसका नेम ही क्या है, साइनो कोबालेमीन। क्या बोला इसको बच्चों, साइनो कोबालेमीन। देखो कोबालेमीन में कोबाल्ट लिंकेज होता है इसमें, ये वही विटामिन है जो आरबीसी प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है, और इसकी डेफिशिएंसी से आरबीसी फॉर्मेशन नहीं होगा, एनीमिया हम उसको बोल सकते हैं, ठीक। और इसका एब्जॉर्प्शन स्टमक में वो एक इंट्रिंसिक कैशल फैक्टर होता है, वो इसको एब्जॉर्ब करता है। और बच्चों इसका सोर्स एक एल्गी है, वो भी ध्यान रख सकते हो। B12 का जो सोर्स है, एनरिच सोर्स है एक एल्गी जिसको बोलते हैं स्पाइरुलिना। कौन सी एल्गी, स्पाइरुलिना, वो स्रोत है, सोर्स है किसका, B12 का, साइनो कोबालेमीन, कोबाल्ट से याद रह जाएगा, क्लियर है। मोलिब्डेनम की बात करूं, कहां आता है बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजिनेज एंजाइम आया ध्यान में, निफ्जीन वाला नाइट्रोजिनेज एंजाइम का कंपोनेंट है मोलिब्डेनम। निकल याद रखो तो यूरिएज एंजाइम का कंपोनेंट है, एज का मतलब ही क्या, एंजाइम। जिंक बच्चों इंपॉर्टेंट है भाई, और दोनों ही एंजाइम इंपॉर्टेंट है। जिंक एक तो फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ बॉडी की बात आए तो बच्चों कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एक और मैं लिख रहा हूं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये लो इंपॉर्टेंट। जिंक इज कंपोनेंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो बॉडी का बच्चों क्या है, फास्टेस्ट एंजाइम आ जाएगा इसी चैप्टर में, आगे एंजाइम में कहाँ इसका रोल है, कुछ ध्यान है क्या, वही रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर, उसमें आता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आपके प्लाज्मा और अपनी आरबीसी में होता है, आरबीसी में इसकी अमाउंट प्लाज्मा से ज्यादा होती है, और बच्चों CO2 ट्रांसपोर्टेशन में इसका रोल है। और रिएक्शन भी आप ध्यान रख सकते हो, CO2 रिएक्ट करती है वाटर से, क्या बना बच्चों, कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो अनस्टेबल है, और इसका ब्रेकडाउन होगा H+ और बाई कार्बोनेट में। इस रिएक्शन को कैटलिस्ट करने वाला कौन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसकी मेजर जो अमाउंट है वो आरबीसी में होती है, ठीक है। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये लो, ये आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो पैंक्रेटिक जूस अग्नाशय रस में आता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज वही है ये। प्रोटीन नाम ही देख लो, पेप्टाइडेज, कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड बच्चों किसमें, अमीनो एसिड प्रोटीन में, ठीक। जिंक के बाद अपन ने मैग्नीज लिखा है, और मैग्नीज में आर्जिनेज इस एंजाइम का कंपोनेंट है, आर्जिनेज। सोच रहे हो आर्जिनेज कहाँ आया था, ऑर्निथीन साइकिल जिसमें अमोनिया से यूरिया बनता है। ये चीजें कनेक्ट करो बच्चों, कनेक्ट लिंक करके पढ़ा करो, तब मजा भी आएगा और फंडे क्लियर भी होंगे। तो ऑर्निथीन साइकिल में लास्ट में स्टेप आती है ना, आर्जिनिन से बनता है यूरिया और ऑर्निथीन, और उसे जो ब्रेक डाउन करता है वो एंजाइम आर्जिनेज। उस एंजाइम में
मैग्नीज। कॉपर के लिए आ सकते हो टायरोसिनेज, याद रखो तो टायरोसिनेज आपकी जो स्किन है, स्किन का जो पिगमेंट है मेलानिन, आपकी स्किन ये कॉपर कलर से याद रख लो, स्किन कॉपर कलर तांबे जैसा रंग, और वो टायरोसिन एक एमिनो एसिड है जिससे बच्चों एक पिगमेंट बनता है मेलानिन आपकी स्किन में होता है, उसके लिए एक एंजाइम आता है टायरोसिनेज, जिसमें कौन, कॉपर। तो याद रखने वाला कुछ ज़्यादा रटने वाला तो है नहीं, है कनेक्टेड चीज़ें। कोबाल्ट आ गया तो कोबाल्ट से आप याद रख सकते हो साइनोकोबालेमीन, विटामिन B12। मोलिब्डेनम आपके आता है वहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ये इंपॉर्टेंट भी है। नाइट्रोजिनेज, निकल एक अलग से यूरिएज, याद रखो, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। जिंक याद रखना है आपको, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। मैग्नीज, अर्जिनेज, कॉपर, स्किन, तांबे जैसी त्वचा, स्किन में पिगमेंट मेलानिन बनता है टायरोसिन से, और वहाँ एंजाइम कौन सा, टायरोसिनेज। ये प्रोटोप्लाज्मिक बच्चों एलिमेंट हुए। नेक्स्ट आओ, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट के बाद अगला अपन पॉइंट उठाते हैं केमिकल एनालिसिस ऑफ, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड पे आते हैं अपन। केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग सेल और टिश्यू, जिसमें कोई लीफ और लीवर सेल किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग सेल, लीफ और लीवर की सेल या लीफ की कोई भी प्लांट एनिमल की कोई लिविंग सेल ले ली, उसका केमिकल एनालिसिस कि उस सेल में, लिविंग सेल और टिश्यू में एक्चुअल में होता क्या क्या है, कौन कौन से उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है। तो बच्चों उसका एक रासायनिक विश्लेषण किया गया, केमिकल एनालिसिस किया गया, अपन उसकी बात करते हैं। तो केमिकल एनालिसिस जब किया तो बच्चों क्या किया कि सबसे पहले उस लिविंग सेल को, लीफ या लीवर सेल कुछ भी हो सकती है, इसे मिक्स किया गया, मिक्स्ड विद एक एसिड, ये पूछा जा सकता है ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। तो किसके साथ बच्चों मिक्स किया, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। तो लिविंग सेल को Cl3CC≡OH। तो फर्स्ट लिविंग सेल को ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स किया, मिक्स करने के बाद बच्चों इसे ग्राइंड किया, पीसा गया मिक्सी में, जैसे ग्राइंड करते हैं ना, सेल और एसिड को प्रॉपरली मिक्स किया, मोर्टार और पेस्टल के साथ, मुसड़ बोला ना अपन, हाँ, उसके साथ प्रॉपरली सेल को एसिड के साथ मिक्स किया, और एसिड कौन सा यूज किया, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। मिक्स के बाद बच्चों कोई अपन ग्राइंड मिक्सी में चटनी बना रहे हो, कई रॉ मटेरियल लिए, उसको प्रॉपरली ग्राइंड किया, पीसा। पीसने के बाद जो मटेरियल अपने को मिला वो एक स्लरी, थिक स्लरी के फॉर्म में अपने पास मिक्स हो गया। लिविंग सेल्स एसिड के साथ प्रॉपरली मिक्स हो गया, क्या बना दिया, थिक स्लरी बनाया। उस स्लरी को देन फिल्टर किया गया। स्लरी को बेटा जी क्या किया, फिल्टर, और फिल्टर किसके थ्रू, बाय कॉटन और चीज क्लॉथ। तो क्या किया हमने, लिविंग सेल्स को ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स किया, देन उसे फिल्टर किया। फिल्टर उस स्लरी, जो स्लरी अपने को मिली उसे फिल्टर किया। फिल्टर कॉटन सूती कपड़े से, चीज क्लॉथ बोल देते हैं अपन, उससे इसको बच्चों फिल्टर किया। अब फिल्टर करने के बाद क्या हुआ, जैसे ये अपना ये चीज क्लॉथ कॉटन लगा के बच्चों इसको फिल्टर किया, तो सिंपल सी बात है, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे जो पार्टिकल्स होंगे, वो तो इस कॉटन से क्या हो जाएंगे बच्चों, फिल्टर होकर हो जाएंगे, और जो लार्ज पार्टिकल्स है वो इस चीज क्लॉथ या कॉटन से फिल्टर नहीं होंगे। तो आपके पास दो फिल्ट्रेशन के बाद दो कंपोनेंट्स आ गए। एक वो कंपोनेंट जो फिल्टर हो जाता है, उसको तो क्या बोला, फिल्ट्रेट बोला, और बच्चों दूसरा वो जो कॉटन या चीज क्लॉथ से फिल्टर नहीं होता। क्लियर, तो फिल्टर नहीं हो रहा वो पार्टिकल्स तो बड़े हैं, जो फिल्टर हो गए वो बेटा जी छोटे हैं। तो क्या किया, फिल्टर करने के बाद देखो अपने पास दो कंडीशन आ गई। एक तो जो फिल्टर हो गया उसको तो नाम दिया एसिड सॉल्युबल पूल, जो फिल्टर हो चुका है, अम्ल विलयशील भाग जो एसिड में घुल गया, एसिड सोल्यूबल, और इसी को क्या कहा गया, फिल्ट्रेट कहा गया।
क्या बोला बेटा जी? फिल्ट्रेट, क्योंकि वो एसिड में सोल्यूबल है और वो उस कॉटन चीज क्लॉथ से क्या हो गया था? फिल्टर। दूसरा फ्रैक्शन जो था उसके लिए बच्चों अपन ने एक वर्ड यूज किया, एसिड इनसोल्यूबल। एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, अम्ल अविलयशील भाग, और इसी को कहा रिटेंटेट। जो नहीं घुल पाया वो रिटेंटेट कहलाया, एसिड इनसोल्यूबल। तो सीधी सी बात है कि भाई सोल्यूबल है वो तो माइक्रो होंगे, छोटे होंगे, ये कंपैरेटिवली बड़े और मैक्रो होंगे। अब देखो जो एसिड सोल्यूबल थे इनको बोला बायो माइक्रो ऑब्लिकली मॉलिक्यूल। तो माइक्रो का मतलब ये साइज में क्या थे? छोटे थे, इसलिए एसिड के साथ फिल्टर हो गए बच्चों। ये वाले क्या कहलाए? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये बच्चों साइज में क्या थे? बड़े, तो नाम क्या दे दिया? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। इन्हीं की स्टडी अपन इस चैप्टर में करेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल की। क्लियर? इनका जो मॉलिक्यूलर वेट था, आणविक भार बच्चों कम होना चाहिए कि ज्यादा? कम, क्योंकि साइज में छोटे हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट बता रखा है अप टू 18 से वो 800 डाल्टन तक, लेस देन 1000 डाल्टन बच्चों। इनका मोर देन 800 और 1000 डाल्टन, और ये अप टू 10,000 डाल्टन तक भी बता रखा है। ये लो, तो बात समझ में आ गई। जो फिल्ट्रेट एसिड के साथ फिल्टर हो चुके थे वो एसिड सोल्यूबल कहलाए, जिनको फिल्ट्रेट बोल दिया। वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल थे, मॉलिक्यूलर वेट इनका कम था। और बच्चों जो फिल्टर नहीं हुए एसिड इनसोल्यूबल, वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल थे, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, आणविक भार क्या था? ज्यादा था। क्लियर? अब इसमें तो एसिड सोल्यूबल पूल में तो एग्जाम्पल जैसे आ गए सल्फेट, फॉस्फेट, सिंपलेस्ट कुछ एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, वो सब आ गए। सिंपल मोनोमर टाइप आ गए ना छोटे। उस तरफ बच्चों एसिड इनसोल्यूबल पूल की अगर मैं बात करूं, इसके एग्जांपल सुनना, यही है मेन। क्या क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। ये लो, इन्हीं को अपन इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या क्या? प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। यहां से बच्चों एक नीट का क्वेश्चन भी आया हुआ है, आओ क्या क्वेश्चन था उस पर डिस्कस करें। तो मैंने 4 वर्ड बच्चों लिख दिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड की बात कर रहा हूं मैं, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। ये चारों हम इंक्लूड करते हैं एसिड इनसोल्यूबल में, अविलयशील भाग में। अब इनमें देखो बच्चों कि ये जो 3 है ऊपर वाले, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड, ये तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है। पॉलीमेरिक का मतलब बहुलक, पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर समझ गए ना? कई मोनोमर यूनिट आपस में जुड़कर क्या बना देती है? पॉलीमर, बड़ी स्ट्रक्चर। तो मैक्रोमोलिक्यूल है, बड़ी है। तो आपको पता है प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। कई सारे एमिनो एसिड, मोनोमर एमिनो एसिड जुड़कर बच्चों प्रोटीन बना देते हैं, तो प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड इज पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड। कई मोनोसैकेराइड यूनिट जैसे कई ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो बच्चों वो अपन क्या बना देते हैं? ग्लाइकोजन स्टार्च बन जाता है, तो पॉलीसैकेराइड बनते हैं मोनोसैकेराइड से। न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पता है अपने को बच्चों, न्यूक्लियोटाइड जिसमें शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस आते हैं, फिर एक न्यूक्लियोटाइड बना, कई न्यूक्लियोटाइड के फ्यूजन से पॉली न्यूक्लियोटाइड बना, न्यूक्लिक एसिड बना। तो ये तीनों पॉलीमर है इनके। बट लिपिड बच्चों ध्यान से सुनियो, नीट का क्वेश्चन यही लिपिड के बारे में। इनमें से लिपिड एक ऐसा है जो क्या है? नॉट, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। सुनना पहले, नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, और ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं होती। ये लो,
इन चारों में जो चारों ही किसका पार्ट है, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन का। लेकिन बच्चों इनमें ऊपर वाले तीनों तो पॉलीमर है, बहुलक है। प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड है कार्बोहाइड्रेट, और न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बट वाइल लिपिड इनमें पॉलीमर नहीं है, वो तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं, वो पॉलीमर नहीं है, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक और चीज बच्चों, यहां ये लाइन देखो, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड वास्तव में मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते, दीर्घाणु नहीं होते। क्यों? क्योंकि लिपिड का बच्चों जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो 800 डाल्टन तक ही होता है। तो माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 800 डाल्टन है, जबकि अपन ने इनसोल्यूबल में उनको रखा है जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। फिर भी लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो इस लिपिड को इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में क्यों रखा गया? While lipid molecules consider under acid insoluble pool। क्यों बच्चों? जबकि इसका मोलिकुलर वेट तो क्या है, कम है, फिर भी क्यों आया? तो इसका एक आंसर अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है कि जब अपन सेल को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन वगैरह बच्चों डिस्टर्ब होती है, डैमेज तो होगी। अब डिस्टर्ब डैमेज होने से उनमें वेसाइकल्स बन जाती है, और ये जो वेसाइकल्स बनती है, जो आशय बनती है, ये वाटर इनसोल्यूबल होती है। क्या होती है बच्चों? वाटर इनसोल्यूबल। और वाटर इनसोल्यूबल होने की वजह से ये एसिड सोल्यूबल में नहीं जाती, एसिड इनसोल्यूबल में रह जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन वगैरह में लिपिड होते ही हैं, तो जब उसको अपन ग्राइंड करेंगे तो उनमें क्या बनेगी? वेसाइकल्स। वेसाइकल्स क्या है? वाटर इनसोल्यूबल, जल में अघुलनशील, इसलिए वो एसिड सोल्यूबल में नहीं जाकर के कहां रह जाएगा? एसिड इनसोल्यूबल में। इसलिए लिपिड को हम स्टडी करते हैं किसमें? बायोमैक्रोमोलिक्यूल में, या एसिड इनसोल्यूबल में रखते हैं, बट एक्चुअल में नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, बिकॉज इसका मोलिकुलर वेट तो कम होता है। क्लियर? बाकी तीनों पॉलीमर है, बट लिपिड इनमें पॉलीमर नहीं है। इनको अपन आगे एक एक उठाएंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इनको बच्चों, जिसमें इस चैप्टर में हम बात करें तो एक हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे, लिपिड की बात करेंगे, और एक फाइनली एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता रहा था न्यूक्लिक एसिड तो अपन मोलिकुलर बायोलॉजी में वहां उसको डिटेल में दे रखा है। तो करें आज ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टार्ट बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड में फर्स्ट अपन आज उठा लेते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रोटीन, वो जो अभी अपन ने केमिकल कंपोजिशन में तो बता ही दिया था, प्रोटोगामीन ही बच्चों फर्स्ट होता है। अब प्रोटीन में देखियो, इसके बारे में पहला ही मोस्ट डाइवर्सिफाइड मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है। अधिक विविधता वाला जो बायोमोलिक्यूल है वो बच्चों प्रोटीन ही कंसिडर किया जाता है। मोस्ट डाइवर्सिफाइड क्यों? कई अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड होते हैं इसमें। मोस्ट डाइवर्सिफाइड मॉलिक्यूल कौन? प्रोटीन। प्रोटीन बच्चों पॉलीमर किसका है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो प्रोटीन एक्चुअल में किसका बहुलक है बच्चों? अमीनो एसिड का। कई अमीनो एसिड की चेन, मैंने ऐसे लिखा, ये चेन ऑफ अमीनो एसिड, इससे मिलकर बेटा जी क्या बना? प्रोटीन। क्लियर? इस लाइन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, कैसे? कि अमीनो एसिड इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन, एमिनो एसिड इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन तो एमिनो एसिड का पॉलीमर है, बहुलक है, और एमिनो एसिड बच्चों प्रोटीन के क्या है? मोनोमर है, या तो एकलक होते हैं, मोनोमर यूनिट होते हैं। अब प्रोटीन की अगर अपने को स्टडी करनी है, क्या होते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, तो बच्चों हमें बात करनी पड़ेगी किसके बारे में? एमिनो एसिड के बारे में। ठीक है? तो मोस्ट डाइवर्सिफाइड जो बायोमोलिक्यूल है वो प्रोटीन है, जो एमिनो एसिड के पॉलीमर है। एमिनो एसिड इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन है। तो अब अपन आते हैं बच्चों इसी एमिनो एसिड के बारे में, उसी के टाइप्स के बारे में अपन डिस्कस करें। तो अपनी हेडिंग हमने यहाँ लिखी एमिनो एसिड। तो जो एमिनो एसिड या एमिनो एसिड है बच्चों, इसी पे आते हैं अपन। एमिनो एसिड
क्या है, क्या स्ट्रक्चर होती है। तो पहली लाइन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अमीनो एसिड बच्चों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रकाशिक समावयवता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ध्यान है ना आपके। हालांकि एक बच्चों एक्सेप्शन है, कौन सा अमीनो एसिड, सबसे सिंपलेस्ट की बात आए तो बच्चों याद रखना अपने को ग्लाइसिन, बताएंगे इसके बारे में। ग्लाइसिन क्या है, एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। बाकी सारे अमीनो एसिड में बच्चों क्या, प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता कैसे, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में वही कारेल कार्बन और वगैरह। एक सिंपली अपन इसकी डायग्राम से समझ ले कि अमीनो एसिड में बच्चों देखियो क्या है कि जैसे ये जो मिरर इमेज वाला अपन बता देते हैं, ये लो, इसमें अपने को पता है कि भाई चारों कार्बन की वैलेंसी अलग अलग है, तो ऐसे कार्बन को अपन क्या बोल देते हैं यहाँ, कायरल कार्बन। अल्फा कार्बन भी एनसीईआरटी में कंसीडर कर रखा है, तो इनको अल्फा अमीनो एसिड बोला हुआ है। तो कायरल कार्बन है, तो ये अब देखियो यहाँ पर आर एल्किल ग्रुप इसमें हो गया। अब बच्चों जिधर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो टाइप के इसमें हो जाते हैं, अमीनो ग्रुप इधर है तो इसको तो डी फॉर्म बोल देते हैं अपन। या आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो बच्चों, ये इसकी कौन सी आ गई, एल फॉर्म, डी और एल फॉर्म। ये अमीनो एसिड से देख लियो, ये डी आ गया और वो वाला उसका एल फॉर्म। अब जो अपनी यूकैरियोट सेल्स है या सेल्स में मोस्टली जो मिलेंगे वो अमीनो एसिड किस फॉर्म में मिलेंगे आपको, एल फॉर्म में। लेबोरेटरी और डेक्स्ट्रल जो वर्ड अपन यूज करते हैं, प्रोकैरियोट्स में जनरली डी फॉर्म और इधर बच्चों कौन से मिलेंगे, एल फॉर्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो रिप्रेजेंट करता है बट ग्लाइसिन नहीं करता। क्यों नहीं करता, अब ग्लाइसिन में बच्चों, ग्लाइसिन पे आने से पहले एक चीज ये देख लेना कि जो अमीनो एसिड है, एक और मैं उसके लिए वर्ड लिखा देता हूं, एम्फोटेरिक। क्या, एम्फोटेरिक स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल होते हैं। एम्फोटेरिक किसको बोलते हो, ऐसे स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल जिनमें एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो, उसके लिए बच्चों क्या वर्ड आएगा, एम्फोटेरिक। अरे एम्फी, एम्फी का मतलब बोथ, एम्फीबिया, तो एसिडिक, बोथ एसिडिक एंड बेसिक, अम्लीय और क्षारीय, तो ये क्या कहलाया, एम्फोटेरिक। क्लियर, एम्फोटेरिक बोल दिया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है और यूकैरियोट्स में और अपनी सेल्स में जनरली अमीनो एसिड किस फॉर्म में मिलेंगे, एल फॉर्म में। क्लियर। अब बात आई ग्लाइसिन की, और ग्लाइसिन से पहले एक वो जो अपने आर लिखा था ना बच्चों, एक इसका ग्रुप आर एक्चुअल में कौन सा हुआ, एल्किल ग्रुप बोलते हो क्या। ये डिफर इन डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, मतलब हर अमीनो एसिड में, अलग अलग अमीनो एसिड में आर ग्रुप अलग अलग होता है। तो ये जो अपन प्रोटीन की डाइवर्सिटी की बात करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, ये किस वजह से बच्चों होती है, उस आर ग्रुप की वजह से। हर अमीनो एसिड में आर ग्रुप क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लें, अगर आर रिप्लेस्ड बाई, आर की जगह बेटा जी अपन ने लगा दिया हाइड्रोजन, और आर रिप्लेस्ड बाई मैथिल ग्रुप, और आर रिप्लेस्ड बाई CH2OH ग्रुप। तो आर की जगह अगर अपन हाइड्रोजन ले आए तब तो वो अमीनो एसिड कौन सा हो जाएगा, ग्लाइसिन। कौन सा हो गया बच्चों, ग्लाइसिन हो गया। अगर आर को हम रिप्लेस्ड प्रतिस्थापित कर दें CH3 से, तब वो अमीनो एसिड कौन सा हो जाएगा, एलानिन हो जाएगा। CH2OH आ जाए देन वो अमीनो एसिड बच्चों सेरीन उसको बोलते हैं। ये लो, तो अगर आर ग्रुप आप रिप्लेस कर दो अलग अलग से तो अमीनो एसिड अपना चेंज होता रहेगा। तो आर डिफर इन डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड, हर अमीनो एसिड अलग अलग अमीनो एसिड में आर ग्रुप भी अलग अलग होता है। जैसे अब ग्लाइसिन और एलानिन की बात की तो वही अपनी स्ट्रक्चर COOH NH3 जो भी ये H, यहां क्या था बच्चों, आर था। अब अगर इसकी आर की जगह अपन ले आए, यहां अपन ने लिख दिया H, तब तो वो क्या बन गया,
ग्लाइसिन। अब देख लो ग्लाइसिन बन गया तो क्या बच्चों ये कायरल कार्बन है? नहीं है, कायरल कार्बन नहीं हुआ ना, इसकी वैलेंसी चारों अलग अलग नहीं हुई, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। अगर हमने H की जगह बच्चों यहां क्या लिख दिया, CH3 लिखते ही वो क्या बन जाएगा, एलानिन बन जाएगा, और CH2OH ग्रुप आते ही उसको आप क्या बोल दोगे, सेरीन बोल दोगे। क्लियर है? तो R ग्रुप अलग अलग एमिनो एसिड में अलग अलग होता है, उसी के बेस पर अपन ये डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड की बात करते हैं। ठीक, अब जब ग्लाइसिन अपन ने बोल ही दिया, इसके लिए एक दो लाइन और बच्चों ग्लाइसिन के लिए आप याद रख सकते हो, क्या कि ग्लाइसिन अभी बता रहे थे अपन कैसा है, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। क्लियर? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, ध्यान ही है। अब ग्लाइसिन इज कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन बच्चों, ये ध्यान रख लेना। हीमोग्लोबिन में मेनली ग्लाइसिन एमिनो एसिड होता है। हीमोग्लोबिन वही अपना रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसके दो पार्ट होते हैं बेटा जी, हिम और ग्लोबिन। हिम तो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जिसमें तो कौन सी मेटल आ गई, आयरन। ग्लोबिन इसका प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन बोले तो एमिनो एसिड, और उसमें मेनली ये कौन सा अपन बताएंगे, ग्लाइसिन एमिनो एसिड, जो इनमें सबसे क्या है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एमिनो एसिड। ठीक, चलो, और एम्फोटेरिक का मीन आपको बता दिया था, बोथ एसिडिक और एल्कलाइन या बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब एक चीज, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड ऑब्लिक एमाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड ऑब्लिक एमाइड बॉन्ड। अब बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड क्लियर है ना, ध्यान है चीजें। एमिनो एसिड एक सीक्वेंस में जुड़े, कई एमिनो एसिड आपस में जुड़े, और ऐसे कह दो कि जो एमिनो एसिड के बीच का बच्चों जो बॉन्ड होता है, ये वाला, इस बॉन्ड को अपन क्या बोल देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। तो एमिनो एसिड जिस बॉन्ड से बाइंड अप जुड़ेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, एमाइड बॉन्ड कहलाता है। और इसका फॉर्मेशन कैसे, तो सिंपली देख लो, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना बच्चों, ये लो, एक ये एमिनो एसिड हो गया, फिर मान लो RH3 ग्रुप, दूसरा एमिनो एसिड ये लो, ये सेकेंड एमिनो एसिड मान लिया, ये लो बच्चों। तो दो एमिनो एसिड के बीच, ये एमिनो एसिड फर्स्ट है, ये एमिनो एसिड सेकेंड है। तो देखियो, फर्स्ट एमिनो एसिड के बीच ध्यान रखना, बस ये सिंपल सी बात, पहला एमिनो एसिड का तो OH, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, दूसरे एमिनो एसिड का H, ये लो यहां निकाल दो, OH और इसका H, क्या रिलीज हुआ बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल। तो जब एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो फर्स्ट एमिनो एसिड का तो OH, सेकंड एमिनो एसिड का NH2 का H, ये हटते ही वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही रिलीज हुआ, अब आपके सामने ये कंडीशन आ गई, C डबल बॉन्ड O, इधर अपन बता देंगे NH और वो C, ये बाकी वो ही गए। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो गया, इस वाले बॉन्ड को बच्चों, किसको, ये वाला, ये कौन सा बॉन्ड आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड आ गया। तो यहां देखो बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड में एक छोटी सी बात ध्यान रखना, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, ये CuNH, ये अपना पेप्टाइड बॉन्ड बना, इस पूरी स्ट्रक्चर को, ये वाली, ये है ना, दो एमिनो एसिड की फ्यूज से ये बना पेप्टाइड बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं डाईपेप्टाइड। थोड़ा सा कंसंट्रेट हुई हो, कान और आंखें अच्छे से खोली हो, फर्स्ट एमिनो एसिड, सेकंड एमिनो एसिड, फर्स्ट का OH, इसका H, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया, डाईपेप्टाइड। ये पूरा आगे लिख सकते हैं अपने, डाईपेप्टाइड हो गया। अब देखो कंफ्यूजिंग बच्चों, कई बार अपन कंफ्यूज हो जाए, यहाँ नाम क्या है, डाईपेप्टाइड।
डाइपेप्टाइड से फील क्या आ रही है कि पेप्टाइड बॉन्ड कितने होने चाहिए, 2, लेकिन ऐसा नहीं। देखो इस पे कितने पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहे हैं, एक पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड एक है, बट बच्चों एमिनो एसिड कितने हैं, 1 और 2। तो डाइपेप्टाइड का मीन जिसमें अमाइनो एसिड तो कितने हो, 2, बट बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड इसमें कितना होगा, 1। क्लियर, ये डाइपेप्टाइड होता है। और इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके एलिमेंट्री कैनाल में एक एंजाइम आता है डाइपेप्टाइडेज, ठीक है। चलो, तो ये फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड या एमाइड बॉन्ड। अब जैसे इससे कनेक्टेड कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बन जाते हैं, मैं क्वेश्चन सिंपल अपन करा दें कि आपको बोल दिया बच्चों एक 10 एमिनो एसिड की चेन है, चेन ऑफ 10 एमिनो एसिड, 10 एमिनो एसिड की चेन दे दी, श्रृंखला दे दी, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ईच एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आपको दे दिया, मान लो 60 डाल्टन ही दे दिया। क्लियर, तो एक एमिनो एसिड 10 एमिनो एसिड की चेन दे दी और हर एमिनो एसिड का वेट आपको बता दिया 60 डाल्टन है। तो अपने को कैलकुलेट करना है क्या इस पूरी चेन में नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, और टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ चेन। ये लो, तो अगर आपको क्या दे दिया बच्चों, एक 10 अमीनो एसिड की चेन दे दी और हर अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 डाल्टन दे दिया, तो आपको कैलकुलेट करना है, सीधा सा क्वेश्चन है कि उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, वाटर मॉलिक्यूल कितने रिलीज होंगे, और पूरी चेन का कुल आणविक भार, टोटल मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। कर लोगे, कर लेंगे, सीधा सा है। क्या दिया आपको, 10 अमीनो एसिड की बच्चों चेन दे दी, ऐसे 10 एमिनो एसिड दे दिए, 10 जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे 10 है। 10 एमिनो एसिड का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड कितने, 2 एमिनो एसिड के बीच बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड 1, ये देख लो 1 2 3। अगर एमिनो एसिड 4 है तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने हुए, 3। यहां एमिनो एसिड कितने की चेन है, 10, तो पेप्टाइड बॉन्ड बेटा जी 9। इनके बीच कितने, 9 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ठीक, कितने वाटर मॉलिक्यूल, कितने जल के अणु बाहर निकलेंगे, सीधी बात। अभी अपन ने बनाया था, जब एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये लो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना था, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। तो यहां बच्चों कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल भी कितने रिलीज होंगे, 9 रिलीज होंगे। ठीक है, अब आओ इस पूरी चेन का टोटल मॉलिक्यूलर वेट आपको ज्ञात करना है, कर लोगे। एक एमिनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है, 60 डाल्टन। कितने एमिनो एसिड है, 10, 60 मल्टीप्लाई 10, 600। ये आएगा क्या आंसर, हाँ ये करोगे तो -5 होंगे, क्वेश्चन गलत होगा। अरे मुन्ना जी दिमाग तो लगाओ, हर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दो, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए, 9। एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, 18 आता है क्या, लो कितने मॉलिक्यूलर, 9 वाटर मॉलिक्यूल, तो 9 मल्टीप्लाई 18 कितने हो गए, कर लेना जोड़, बाकी जो भी है जितने भी आए ये इस 600 में से माइनस कर लेना, वही इस चेन का टोटल मॉलिक्यूलर वेट। तो वाटर मॉलिक्यूल का भार आपको क्या करना है, हटाना है, माइनस करना है। क्लियर हो जाएगा। चलो चलें आगे। तो ये बच्चों अपन ने बात की एमिनो एसिड की सिंपल स्ट्रक्चर और कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो हमने डिस्कस किया। अब आता है आज अपने इस लेक्चर में लास्ट अपन बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड की। प्रोटीन की स्ट्रक्चर समझने के लिए अपने एमाइनो एसिड को डिटेल में जानना आवश्यक है। तो एमाइनो एसिड के जो टाइप्स है वो अलग अलग बेस पर है बच्चों। फर्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड में फर्स्ट आ गया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज बोले तो आवेश के आधार पे।
कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में अमीनो एसिड किधर मूव करते हैं, उन पे कैसा चार्ज है बच्चों। तो अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेस पर यहाँ 3 कैटेगरी पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लिख रहे हैं एसिडिक अमीनो एसिड, कौन से, अम्लीय अमीनो अम्ल, एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक को बच्चों इनके लिए एक नाम और देखो, एसिडिक में क्या होता है एक्चुअल में 3 हम बात करेंगे, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अम्लीय, क्षारीय और बच्चों कैसे, उदासीन अमीनो एसिड। तो एसिडिक वो हुए, एसिडिक बच्चों वो हुए ये वाले अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता ना एसिडिक में, देखियो ये एमिनो ग्रुप कितना, 1, कार्बोक्सिलिक कितने, 2। तो एसिडिक को हम नाम देते हैं मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक। देख लियो, मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक, दिख रहा है ना, मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिडिक अमीनो एसिड। अब बच्चों जब एसिडिक है तो इन पर ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव कि नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये लो, ओवरऑल चार्ज इन पर नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा तो बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड में, विद्युतीय क्षेत्र में किधर मूव करेंगे, एनोड की ओर जाएंगे कि कैथोड की ओर जाएंगे। बिल्कुल, जब चार्ज नेगेटिव है, देख लो डीएनए पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए हम बायोटेक में पढ़ते हैं ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, किधर जाता है बच्चों, एनोड की ओर। तो ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में मूव करेंगे, मूव टुवर्ड्स एनोड। क्लियर है फंडा। तो मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक है तो ओवरऑल चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव है तो विद्युतीय क्षेत्र में किधर गए, एनोड की ओर गए। और इसके एग्जाम्पल बच्चों 2 आते हैं, कौन कौन से, एक तो लिखा मैंने एस्पार्टिक अमीनो एसिड, एक लिखा ग्लूटामिक अमीनो एसिड। टोटल अपन 20 टाइप की अमीनो एसिड पढ़ते हैं बच्चों, उसमें से 2 एस्पार्टिक और ग्लूटामिक अमीनो एसिड, ये 2 कैसे होंगे, एसिडिक अमीनो एसिड। ग्लूटामिक तो यूज भी होता ना, ग्लूटामिक कहां नाम सुना है इस ग्लूटामिक का, याद करो, सिकल सेल एनीमिया, याद आया कुछ, वही सिकल सेल एनीमिया जिसमें बीटा चेन, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन का 6th अमीनो एसिड ग्लूटामिक की जगह क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। तो बच्चों ग्लूटामिक कैसा हुआ, एसिडिक अमीनो एसिड, मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो फिर सेकेंड, एसिडिक के बाद हमने दूसरा लिखा बेसिक अमीनो एसिड, क्षारीय अमीनो अम्ल, बेसिक या अल्केलाइन। तो बेसिक में बच्चों देखो, इसमें हमने लिखा ये लो, क्या वहां मोनो एमिनो था, यहां एमिनो 2 है, कार्बोक्सिलिक 1 है, तो क्या लिख दूं मैं, डाई एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक लिख सकते हैं बच्चों, डाई एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक। तो ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, रहेगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव रहेगा तो किस तरफ मूव करेंगे, मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड की ओर मूव करेंगे, ठीक है ना। तो डाई एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक, और इसको ऐसे भी याद रख लो, आपको डीएनए याद आ रहा है, डीएनए कौन सी प्रोटीन से बच्चों कवर्ड रहता है, हिस्टोन। डीएनए पे चार्ज कैसा, नेगेटिव, हिस्टोन पर चार्ज पॉजिटिव। ध्यान रख लियो, हिस्टोन पॉजिटिव होती है ना, डीएनए पर नेगेटिव होता है, क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट है, फॉस्फेट की वजह से नेगेटिवली चार्ज है, और हिस्टोन पर चार्ज है पॉजिटिव। तो हिस्टोन जो प्रोटीन है बच्चों वो अल्केलाइन बेसिक अमीनो एसिड की बनती है, हिस्टोन अल्केलाइन। अल्केलाइन है तो चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और डीएनए पे चार्ज नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव डीएनए इज पॉजिटिव प्रोटीन अमीनो एसिड। तो हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड से, तो वो कौन से होते हैं, बेसिक।
वैसे याद रह जाएगा। एग्जाम्पल भी इसके इंपॉर्टेंट है, 3 अमीनो एसिड अपन बेसिक में रखते हैं बच्चों, याद रखने के लिए वो बताता हूं मैं। एक हलाल वाला एग्जाम्पल लेते हैं, हलाल। H से क्या बना, हिस्टिडीन। A से बच्चों आर्जिनिन। L से बन गया लाइसिन। ये 3 अमीनो एसिड, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, तीनों के तीनों क्या है, एल का मतलब एल्केलाइन है। क्या है, क्षारीय है, तीनों के तीनों एल्केलाइन है। तो हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। अब जब डीएनए की स्टोन प्रोटीन होती है, इसमें ये मेनली 2 अमीनो एसिड वहां मिल जाते हैं, स्टोन प्रोटीन को जो फॉर्म करते हैं। तो स्टोन प्रोटीन भी एक्चुअल में कौन सा अमीनो एसिड से बच्चों, बेसिक अमीनो एसिड से। क्लियर। तो पहला आ गया एसिडिक, दूसरा आ गया बेसिक अमीनो एसिड। एसिडिक में 2 है, बेसिक में है 3। और टोटल अमीनो एसिड वैसे कितने बता रखे अपन ने, 20। तो 2 और 3 हो गए 5, बच गए बच्चों कितने, 15। वो 15 के 15 सारे किस में आ जाएंगे, इस तीसरी कैटेगरी में, जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल, जिसमें एक ही अमीनो ग्रुप और एक ही कार्बोक्सिलिक। तो इस पे ओवरऑल जो चार्ज होता है ना, ये कैसा रहेगा, न्यूट्रल। तो मोनो एमिनो, मोनो कार्बोक्सिलिक बोल सकते हो। तो इसमें न्यूट्रल जो मेनली फाउंड इन ज्विटर आयनिक फॉर्म में होते हैं, नाम सुना हुआ ना बच्चों, ये ऑर्गेनिक में भी आता है, वहाँ वाले में भी ज्विटर आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये डाईपोलर, इनको आयन भी बोलते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म और डाईपोलर आयनिक, जिसका आइसो इलेक्ट्रिकल पॉइंट वैसे 0 भी बताते हैं। और इसमें जैसे अपन बता सकते हैं कि भाई ये दोनों ही कंडीशन में ज्विटर आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इसी में दोनों कंडीशन आ जाती है, ये देख सकते हो। तो अगर यहां NH2 आ गया, ये जैसे COOH ये आ गया, और इधर अगर NH3 रख दो, तो ये फॉर्म में, तो ये जिसमें दोनों पे बच्चों यहाँ चार्ज आ रहा है ना, ये क्या आ जाएगा, न्यूट्रल ज्विटर आयनिक फॉर्म, डाईपोलर, जिसका आइसो इलेक्ट्रिकल पॉइंट याद रखना चाहे तो 0। तो एसिडिक 2, बेसिक 3, उसके अलावा बचे हुए जो सारे के सारे 15 है, वो सब न्यूट्रल होते हैं। रिमेनिंग अमीनो एसिड बच गए, वो लगभग कितने, 20 में से 2 एसिडिक आ गए, 3 बेसिक आ गए, बच के जो 15 वो कैसे आ जाएंगे बच्चों, न्यूट्रल टाइप ऑफ अमीनो एसिड। तो एक बार देखो, सिकल सेल एनीमिया में एम्स में आता थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ गया था। वैसे तो सिकल सेल का आपको पता ही है बच्चों, क्या क्वेश्चन था, देखो सिकल सेल में ग्लूटामिक जो अमीनो एसिड है, अच्छा स्टेटमेंट आ गया था एक, ग्लूटामिक रिप्लेस्ड बाई वेलिन, ये अपने को पता ही है। अब वहां ग्लूटामिक वेलिन नहीं दिया था, लाइन क्या दे दी थी, ग्लूटामिक अमीनो एसिड कैसा है, एसिडिक है, वेलिन कैसा है। तो आप तो ग्लूटामिक एस्पार्टिक एसिडिक याद रख लो, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन 3 कैसे हैं, बेसिक, बाकी सारे के सारे न्यूट्रल। तो वेलिन कैसा हुआ, न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो लाइन ऐसे आ गई थी कि इन सिकल सेल एनीमिया एसिडिक अमीनो एसिड रिप्लेस्ड बाय न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो क्लियर था, सही था स्टेटमेंट, कि ग्लूटामिक एसिड है और वेलिन बच्चों कैसा है, न्यूट्रल टाइप ऑफ अमीनो एसिड। तो फर्स्ट हमने बात कर ली ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज के बेस पे 3 आपको बता दिए, एसिडिक, बेसिक, और तीसरी बच्चों कैटेगरी कौन सी आ गई, न्यूट्रल टाइप ऑफ अमीनो एसिड। सेकेंड बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, आवश्यकता के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट इसके, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो आवश्यकता के आधार पे बच्चों, आवश्यकता के आधार पर कि भाई शरीर को इनकी आवश्यकता है या नहीं, उस बेस पे अपन 2 वर्ड लिखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट 2 कैटेगरी बता दूं मैं, इंपॉर्टेंट भी है, बोलते भी है ना अपन, आवश्यक और अनावश्यक, इसेंशियल अमीनो एसिड
और दूसरा बच्चों कौन सा आ गया, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ध्यान है अपने को, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल, इसेंशियल नॉन इसेंशियल। अब आवश्यक, ये तो किस बेस पर देखो अपन ने बच्चों इनको क्लासिफाई किया, सीधी सी बात है, ऐसे अमीनो एसिड जिन्हें बच्चों आपको भोजन के साथ लेना पड़ेगा, जिन्हें बॉडी खुद नहीं बनाती, आपको फूड के साथ लेना पड़ेगा, डाइट के साथ लेना पड़ेगा, वो कौन से आ गए, इसेंशियल। और जिन्हें बॉडी खुद बना ले, नॉन इसेंशियल, अनावश्यक। समझ गए, फूड के साथ लेना पड़े इसेंशियल, बॉडी खुद बना ले, या इसेंशियल से बॉडी खुद बना ले, नॉन इसेंशियल। क्लियर। तो जिन्हें फूड के साथ लेना पड़ेगा वो बच्चों इसेंशियल है। इनमें टोटल 20 में से 10 इसेंशियल आते हैं और 10 नॉन इसेंशियल आते हैं, 10 आवश्यक आते हैं, 10 अनावश्यक आते हैं। तो अपन इसेंशियल के मैं 10 नाम आपको बता देता हूं, उसके अलावा बाकी सारे किस में होंगे, नॉन इसेंशियल में। तो क्लियर, जिन्हें हमें फूड के साथ लेना पड़ेगा वो बच्चों कौन से हो गए, आवश्यक हो गए। अब 10 में भी आजकल ऐसे 8+2 जो 2 है, इन्हें बच्चों सेमी इसेंशियल भी कंसीडर करते हैं, ये भी बता देंगे, अर्ध आवश्यक, सेमी इसेंशियल। हालांकि छोटे बच्चों में, इन्फेंट जो होते हैं ना, नवजात, उनमें तो 10 के 10 इसेंशियल होते हैं, बट बच्चों अपने में एडल्ट में ऐसा बताते हैं 8+2। तो बच्चों में तो 10 के 10 इसेंशियल आवश्यक है, एडल्ट स्टेज में 8 इसेंशियल मानते हैं और 2 अर्ध आवश्यक, सेमी इसेंशियल। और ये 2 कौन से हैं, ये 2 वही है, एक तो आर्जिनिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। ये वो जो अभी अपन ने बेसिक में पढ़े थे, एल्केलाइन जो बताए थे। तो आर्जिनिन और हिस्टिडीन को सेमी इसेंशियल भी कंसिडर करते हैं। तो 8+2 एडल्ट में, और इन्फेंट में 10 के 10 बच्चों क्या कंसिडर करते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड। अब हम इन एसेंशियल के मैं आपको एग्जांपल लिखा देता हूं, इनके अलावा बाकी सारे के सारे क्या जाएंगे, नॉन इसेंशियल। तो किसके एग्जांपल लिखा रहा हूं मैं बच्चों, इसेंशियल के। एक सीक्वेंस है, 2-3 तरीके हैं याद रखने के, अपन बता ही देता हूं आपको। देखो कैसे स्टार्ट अपन करते हैं, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, हिस्टिडीन, फेनाइलएलानिन, लाइसिन। तो मैंने बच्चों बोर्ड पे 10 अमीनो एसिड के नाम लिखे हैं, 10 इसेंशियल होते हैं इस सीक्वेंस में, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, हिस्टिडीन, फिनाइलएलानिन और लाइसिन। दिख रहे हैं आपको, ये 10 कैसे हैं, इसेंशियल। अब देखो याद रखने के लिए, आर्जिनिन ऐसी बना रखा अपन ने एक सीक्वेंस, अरे, AR, अरे, आर्जिनिन, आइसो, आइसा, आयशा नहीं, सह शंकर वाला नहीं है, आयशा, अरे आयशा। थ्रियोनिन, थ्रियो बोले तो तेरे, थ्रियोनिन। वैलिन, वाली, अरे आयशा, तेरे वाली। फील नहीं करना है, केवल आप लोगों के लिए याद हो इसलिए बनाया है, तेरे वाली। LE, LE बोले तो लेला, अरे आयशा, तेरे वाली लेला। TRY, ट्रिप्टोफेन का TRY हो गया ट्राई, अरे आयशा, तेरे वाली लेला, ट्राई। मिथियोनिन, ME, ट्राई में, हिस्टिडीन का H है, अरे आयशा, आयशा मतलब मैंने देखा, अरे मैंने देखा, क्या देखा, कि तेरे वाली लेला ट्राई में है। किसकी ट्राई में है, फिनाले। फिनाइल से क्या आ जाएगा, फिनाले के, फाइनल को फिनाले बोल देते हैं। अरे आयशा, तेरे वाली लेला ट्राई में है, किसके, फिनाले के ट्राई में है। तो इस सीक्वेंस आप इसको याद रख सकते हो। एक बच्चों को बहुत जगह वो भी दी मिलती है, टीवी मिल पाथ, इससे भी आप याद रख सकते हो, जो भी आपको याद रहे, टीवी मिल पाथ से।
TVMILLPATH, ये इनका फर्स्ट जो लेटर उससे उठा के अपन ने बना दिया। अब इनके शॉर्ट एब्रेविएशन बच्चों यूज कर लेते हैं। जैसे ये तो अपन ने 10 एसेंशियल अमीनो एसिड बता दिए। जैसे एब्रेविएशन में आ गया आर्जिनिन, आर्जिनिन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्जिनिन आर से। आइसोल्यूसिन आई से, इनसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल है इनके। थ्रियोनिन टी से, वैलिन वी से, ल्यूसिन एल से, ट्रिप्टोफैन को डब्ल्यू से। एक आदि है, बाकी तो फर्स्ट आर्जिनिन तो आर, आइसोल्यूशन का आई, थ्रियोनिन का टी, वैलिन वी, ल्यूसिन एल, ट्रिप्टोफैन डब्ल्यू, मेथियोनिन एम, स्टिडिन एच, फिनाले फी एफ से मान लिया, फिनाले के, ट्राई में है फिनाले के, तो लाइसिन का सिंबल भी क्या है, के है। तो ये बोर्ड पे बच्चों आपके इंपॉर्टेंट 10 इसेंशियल अमीनो एसिड, जिनमें आर्जिनिन और हिस्टिडीन को सेमी इसेंशियल भी कंसीडर किया जाता है। किस किस को, आर्जिनिन और हिस्टिडीन को सेमी इसेंशियल भी एडल्ट स्टेज में, बाकी इन्फेंट में तो 10 के 10 इसेंशियल होते हैं। रह जाएंगे याद, ये 10 याद रह गए तो इसके अलावा कोई भी नाम आपको दिखे, कोई भी दूसरा अमीनो एसिड आपको दिखाई दे तो बच्चों क्या होगा, नॉन इसेंशियल होगा, अनावश्यक होगा। जैसे मैंने बोला टायरोसिन, अब टायरोसिन इसमें है क्या, नहीं है। टी से एक थ्रियोनिन है, एक टी से ट्रिप्टोफैन है, तो टायरोसिन बच्चों कौन सा हो गया, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ग्लूटामिक अमीनो एसिड कहीं है क्या, नहीं है, तो कैसा हो गया, नॉन इसेंशियल। एस्पार्टिक कहीं है क्या, नहीं है, तो कैसा हो गया, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। जो 10 याद रख लो, रिमेनिंग जो 10 है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। और नॉन इसेंशियल में ये वाला बच्चों टायरोसिन जरूर, टायरोसिन अमीनो एसिड ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता ही देता हूं मैं, इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका वाई है। टायरोसिन जो कैसा है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, अनावश्यक, लेकिन काम का है। काम का इसलिए है, ये क्या क्या, इसी से बच्चों थायरोक्सिन का प्रीकर्सर एड्रेनलिन हार्मोन इसी से बनता है, नोर एड्रेनलिन इसी से बनता है, और आपकी स्किन का जो पिगमेंट है कौन सा, मेलानिन, वो भी किससे बनता है, टायरोसिन से। तो ध्यान रख लेना है कैसा, नॉन इसेंशियल, जो फिनाइलएलानिन से बन जाएगा। और ये बनाता क्या क्या है, कौन सा हार्मोन इससे बनता है, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, और स्किन का पिगमेंट कौन सा, मेलानिन, सब किससे बनते हैं, टायरोसिन से। बट टायरोसिन बच्चों कैसा, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर हो गए। अब फटाफट लास्ट, तो पहला अमीनो एसिड का टाइप हमने किस पर बता दिया, चार्ज के बेस पर, दूसरा रिक्वायरमेंट के बेस पर, थर्ड बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण के आधार पर अमीनो एसिड के 2 पार्ट होते हैं सीधे से, कि अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक को तो बोल दिया प्रोटीन अमीनो एसिड, एक बच्चों को कहलाएंगे नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। तो प्रोटीन सिंथेसिस के बेस पर अमीनो एसिड की 2 कैटेगरी है, प्रोटीन अमीनो एसिड और नॉन प्रोटीन। नाम से ही सीधा सा है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग ले या जो अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करे, हेल्पफुल हो, वो तो प्रोटीन है। जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं ले वो बच्चों नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। तो प्रोटीन अमीनो एसिड में तो सारे के सारे आ गए, इसमें इसेंशियल भी आ गए और बच्चों नॉन इसेंशियल भी आ गए। ठीक है, तो वो जो 20 एमिनो एसिड आपको बता रहा था वो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन एमिनो एसिड है, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, आवश्यक काम आते हैं। नॉन प्रोटीन वो हो गए जिनका प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल नहीं है, मतलब ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते। इनके एग्जाम्पल देख लो, उसमें तो 20 के 20 आ गए ना इसेंशियल नॉन। इनमें बेटा जी एक अपन ने पढ़ रखा है ऑर्निथीन, कहाँ पड़ा है देख लो खुद ही, सिट्रुलिन, गाबा, सब आए हुए हैं। ऑर्निथीन हमने बताया था, ऑर्निथीन साइकिल में यूरिया, अमोनिया से यूरिया बनता हुआ ऑर्निथीन था, सिट्रुलिन भी आया था। ऑर्निथीन और सिट्रुलिन दोनों तो यूरिया साइकिल में यूज होते हैं।
अरे भाई ऑर्निथिन, ऑर्निथिन से सिट्रुलिन, आर्जिनिनो, सक्सिनिक एसिड, आर्जिनिन, वो सारे, आर्जिनिन भी होता है लेकिन आर्जिनिन तो आ गया पीछे बच्चों, वो तो इसमें आ गए, प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है। ऑर्निथिन और सिट्रुलिन प्रोटीन बनाने में काम नहीं आते, इसलिए ये नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड है जो कहाँ यूज हो रहे थे, यूरिया ऑर्निथिन साइकिल में। गाबा याद आया क्या, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, जो ये क्या होता है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तंत्रिका संचारी रसायन, इंपल्स कंडक्शन में वहां आता ना न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटिलकोलिन, गाबा, ग्लाइसिन, वो दो आते हैं, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी। तो गाबा इनहिबिटरी है, इतना याद रख लो यार, न्यूरोट्रांसमीटर है, तंत्रिका प्रेसी है, जो न्यूरॉन के थ्रू आवेगों को कंडक्ट करता है। तो ये तीनों एमिनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल या रोल प्ले नहीं करते, ये नॉन प्रोटीन। तो आज हमने बच्चों क्या स्टार्ट किया, बायोमोलिक्यूल, जिससे 3 क्वेश्चन आपको नीट में मिलते हैं। उसमें हमने पहले प्रोटोप्लाज्म के बारे में जनरली बताया, उसके अपन ने केमिकल कंपोजिशन आपको बताया, उसके एलिमेंट्स अपन ने बताया, एलिमेंट जरूर एक बार एंजाइम से कनेक्ट करके आप उसको रीडिंग लगा लेना, आगे एंजाइम में फिर वो रिपीट होंगे। देन अपन ने बोला कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ लिविंग सेल को मिक्स किया, स्लरी बनी, जिसको हमने फिल्टर किया, जो फिल्टर हो गया एसिड सोल्यूबल नहीं हुआ इनसोल्यूबल। सोल्यूबल में मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इनसोल्यूबल में बच्चों प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। उसमें लिपिड वो है जो पॉलीमेरिक नहीं होते, नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, बट वेसाइकल की वजह से वो एसिड इनसोल्यूबल पूल में रह जाते हैं। फिर हमने पहला प्रोटीन उठाया। प्रोटीन बच्चों मोस्ट डाइवर्सिफाइड मॉलिक्यूल है, जो एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। एमिनो एसिड जिनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फो बोले तो बोथ एसिडिक और बेसिक। अब ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करता। एल और डी फॉर्म आपको बताए, यूकैरियोट्स में अपनी सेल में जनरली एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने 2 एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बात की। एक पेप्टाइड बॉन्ड का मीन एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज बच्चों होता है। देन हमने टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड बताए, पहला चार्ज के बेस पर, जिसमें एसिडिक आ गया, बेसिक आ गया, न्यूट्रल आ गया। दूसरा बच्चों रिक्वायरमेंट के बेस पर, जिन्हें फूड के साथ लेना ही पड़ेगा, इसेंशियल, नहीं लो या रिक्वायरमेंट नहीं हो, नॉन इसेंशियल। देन हमने बात कर ली प्रोटीन सिंथेसिस के बेस पर, जो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करे, प्रोटीन एमिनो एसिड, रोल जिनका नहीं हो, नॉन प्रोटीन। अगले लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करूंगा, और अगले लेक्चर में हम प्रोटीन वाला पार्ट बच्चों कंप्लीट कर देंगे। देन अपन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और फाइनली एंजाइम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वही उम्मीद करता हूं इस लेक्चर को आपने अच्छे से देखा, सुना, एंजॉय किया। तो बस अगले कुछ लेक्चर में अपन बच्चों बायोमोलिक्यूल को कंप्लीट कवर कर देंगे। बने रहो, पैरेलल में अपन एक वो एनटीए पेपर की बच्चों की डिमांड आ रही है, तो उसी में बच्चों लगा हुआ हूं। अब उस एनटीए वाले पेपर में क्या होता है कि थोड़ा सा टेक्निकली कई इशू आ जाते हैं, उसमें हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके सेव करो, फिर उसको प्रिंट करवाओ, थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, लेकिन फिर भी लगा हुआ हूं। एक एनटीए का पेपर भी आप लोगों को जरूर सोल्व कराऊंगा। साथ में 2016 तक के सारे पेपर अपन ने कर लिए हैं, उधर अपन 2015 नीट AIPMT वाला पेपर भी आप लोगों के लिए जल्दी लाऊंगा, और ये साथ में आपके बायोमोलिक्यूल की क्लासेज चलती रहेगी। तो बच्चों आज से हाँ एक वो अपन ने स्वाभिमान नीट टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर ली है, तो जो बच्चे क्रैश कोर्स में एनरोल्ड है उनके लिए तो ये टेस्ट सीरीज है, बाकी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। इससे बच्चों अपनी जो फाइनल फिनिशिंग टच है वो अपन इस टेस्ट सीरीज के थ्रू खुद को इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहें मयंक सर और स्वाभिमान के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वही मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, जय हिंद।